सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एक कंटिन्यूटी बन सके और अब आपके लगातार लेक्चर्स इसके आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो 6 मार्क्स का पोर्शन इसका आता है जो हमारा प्रैक्टिकल होता है। उसमें जो रिटर्न एग्जामिनेशन होती है उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है, जो 12 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। उसके अलावा जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन होती है 80 मार्क्स की रिटर्न पेपर, 6 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें आता है और उसके अलावा एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। सो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसकी वेटेज 14 मार्क्स की है। 14 मार्क्स की वेटेज है, इसलिए इस चैप्टर को हम थोड़ा सा आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दूं कि आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन दूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बाद इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। मेरे ख्याल से ये इस तरफ का विजिबल नहीं हुआ, एक बार बताना सर, ये विजिबल है इस तरफ का? ठीक है, तो इसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे। आज की क्लास में हम ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एक स्टेटमेंट है। सो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट। क्या शो करती है ये स्टेटमेंट? ये शो कर रही है फ्लो। किसका फ्लो? कैश का फ्लो। अब जब हम फ्लो की बात करते हैं, फ्लो से आप क्या समझते हैं? नदी का एक फ्लो होता है, बहाव होता है, तो वो फ्लो जो होता है उसका एक डायरेक्शन होता है। वो डायरेक्शन किसी भी साइड का हो सकता है। जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो के 2 डायरेक्शन हो सकते हैं। या तो कैश एंटरप्राइज से बाहर जाएगा, यानी कि कंपनी से पैसा बाहर जाए, या फिर बाहर से पैसा कंपनी के अंदर आए। सो फ्लो कौन सा है? अ स्टेटमेंट शोइंग, 2 टाइप के फ्लो हो सकते हैं, शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सो कौन कौन से फ्लो हो सकते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सो नाम से पता चल रहा है कि इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो। किस चीज का इनफ्लो और आउटफ्लो? अगर हम यहां हेडिंग देखें तो स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ व्हाट? कैश। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। बट ये जो कैश वर्ड है ये एक नैरो सेंस में यूज हुआ है यहां पे, क्योंकि हम कंपनीज अकाउंट पढ़ रहे हैं और हम अकाउंटेंट है, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो हमें कैश का ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो यहाँ पे वर्ड सिर्फ और सिर्फ कैश यूज नहीं होगा। कैश के साथ कौन सा वर्ड यूज होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हम इसको समझेंगे कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। फिलहाल आप देखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है अकाउंट्स एक पीरियड के लिए बनते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन की, मीनिंग की, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। अगर हम आगे इसको और समझें तो बेसिकली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि इट इज अ स्टेटमेंट डिपेक्टिंग सोर्सेज एंड एक्विजिशन ऑफ कैश। यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या काम कर रही है? मेन ये दिखा रही है कि बिजनेस के पास कैश आने के कौन कौन से सोर्सेज हैं, और जो कैश अवेलेबल है बिजनेस के पास, कंपनी के पास, उसको यूज कहां पे करेंगे। सो एक बेसिक मतलब तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमने यहां से समझ लिया। अगर हम इसकी आगे बात करें
तो ये किस बेसिस पे बनता है? आपने 11वीं में पढ़ा था कि कोई भी अकाउंट्स दो बेसिस पे बन सकते हैं, या तो वो कैश बेसिस पे बनते हैं या फिर एक्यूरल बेसिस पे बनते हैं। डिफरेंस क्या है? एक्यूरल बेसिस का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है उसकी एंट्री, उसको रिकॉर्ड उसी दिन किया जाएगा, ना कि जिस दिन उसकी सेटलमेंट की गई है। जबकि कैश बेसिस ये कहता है कि जिस दिन कैश का लेन देन हुआ है, जिस दिन सेटलमेंट हुई है, उस दिन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। सो क्योंकि ये कैश फ्लो को शो कर रही है, सो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। प्रीपेड ऑन कैश बेसिस, इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ हो। इसका मतलब कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है उससे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई जगह नहीं मिलती। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर और बात करें तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार हो रही है, ये किस टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर की जा रही है? पास्ट के लिए है या फ्यूचर के लिए है? सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी किए जा सकते हैं। हालांकि जनरली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए ही प्रिपेयर करेंगे। हमें सिलेबस में भी जो पास्ट ट्रांजैक्शन है उन्हीं को शो करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं की जा सकती। अगर करना चाहे तो फ्यूचर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी बन सकती हैं। इसके अलावा एक बार मैं इसको रब कर दूं, फिर और आगे पॉइंट्स देखते हैं। एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। चलिए, अभी मैं आपको करवा रहा हूं पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगे के पॉइंट्स अब डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि ये कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है, और जब मैंने आपको पार्ट बी की बुक स्टार्ट करवाई थी, मैंने आपको तब कहा था कि इसमें जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिपेयर किए जाते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी कि ये हमने जो 11th में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो पढ़ी थी उसकी तरह नहीं है कि हम आइटम्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो ये कंपनीज अकाउंट है, एक स्पेसिफिक तरीके से बनेगी। तो वो स्पेसिफिक तरीका कौन बताता है? वो बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार की जाएगी। अब अकाउंटिंग स्टेटमेंट 3 क्या बताती है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट 3 मेनली हमें ये बता रहा है कि जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जा रही है वो बेसिकली डिवाइड की जाएगी 3 एक्टिविटीज में। वो 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। उसको जानेंगे। मैंने पहले आपको एक टॉपिक छुड़वा दिया था कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक था कैश इक्विवेलेंट्स का। सो देखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। यानी कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख रहे हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन शो नहीं करनी जो कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कर रही है। इसके साथ साथ कैश इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर रहे हैं हम, यानी कि एक ब्रॉडर टर्म में कैश को इंक्लूड करेंगे। कैश इक्विवेलेंट का मतलब अगर मैं बताना चाहूं पहले आपको, तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि वो चीजें डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में बहुत आसानी से कन्वर्ट की जाती है विद इन 3 मंथ्स। अगर कोई भी ऐसे सिक्योरिटीज आइटम्स हैं जिनको हम 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए, इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कैश इक्विवेलेंट्स, कैश जैसे हैं, यानी कि जो बहुत ही हाईली लिक्विड है। कैश इक्विवेलेंट्स आर हाईली लिक्विड
लिक्विड का मतलब जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सके। सो बेसिकली जो 3 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश में, वो कैश इक्विवेलेंट्स है। अगर हम देखें कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले तो कैश, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक। विद बैंक। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक्स, ये हमारे कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आइटम्स हैं। इनको एक एक करके देखते हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये तो सिंपल सी चीज है कि कैश ही हो गया तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट तो है ही। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक, देखिए कंपनीज, एंटरप्राइजेस, इनफैक्ट इंडिविजुअल्स भी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो डिपॉजिट भी जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। लेकिन जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट भी आपके अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हो सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए अलग है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग है। जैसे हम तो एफडी मान लीजिए अगर आपने 1 साल से ज्यादा समय की करवाई है तो दैट इज एन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन से डिपॉजिट जोड़ेंगे, विच आर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, वो डिपॉजिट जिन्हें हम 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनको 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनको 3 महीने के अंदर अंदर सेल किया जा सकता है, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनसे 3 महीने के अंदर अंदर कैश का जनरेशन हो सकता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब है वो सिक्योरिटीज जो बिल्कुल ही बिकने के लिए तैयार है। मार्केटेबल का मतलब विच इज रेडी टू बी सोल्ड। सो ऐसी सिक्योरिटीज जो बिकने के लिए तैयार है, इसका मतलब हाईली लिक्विड है, उसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। चेक्स, चेक्स का तो आपको पता ही है, कभी भी बैंक में जाके हम उसको एनकैश करवा सकते हैं। सो बेसिकली ये चीजें इंक्लूडेड होती है कैश एंड। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर अगला टॉपिक करते हैं। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बेसिकली क्लासिफिकेशन किया गया है 3 एक्टिविटीज में, यानी कि ये स्टेटमेंट कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो शो करेगी, लेकिन वो एक एग्रीगेट फॉर्म में शो करने के बजाय 3 हिस्सों में सेग्रीगेट करके शो करेगी। वो कौन कौन से हैं? क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, and the last one is financing activities. ये 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका मतलब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो उसके 3 हेड्स होंगे। जैसे कि जब हम अकाउंट तैयार करते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनता था, ऐसे इसके 3 हेड्स होंगे। एक बार हम निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश का कौन सा फ्लो हुआ है, फिर निकालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कौन कौन सा कैश का फ्लो हुआ है, फिर देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, लास्ट में तीनों का एग्रीगेट करके देखेंगे कि एंटरप्राइज में कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। डिटेल में तो इसे समझेंगे हम लास्ट में, इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे। मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटीज विच रिलेट्स टू द
मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। इसको समझाऊंगा एक बार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और बता दूं। रिलेट्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। Financing activities are those activities which relates to the sources of finance. Which relates to the sources of finance. तो ये तीन एक्टिविटीज हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम वो ट्रांजैक्शन शो करेंगे जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड किससे हैं, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से, यानी कि एंटरप्राइज बिजनेस का मेन काम जो है कमाई करने का, उससे रिलेटेड जितने भी कैश के फ्लोज होंगे दैट विल बी शोन इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो इसमें जो नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स के बारे में हमने जब बैलेंस शीट पढ़ी थी उसमें देखा था कि नॉन करंट एसेट्स में आपके फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आती है। उनको सेल और परचेज जब किया जाएगा और उनके सेल एंड परचेज से रिलेटेड और जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी पार्ट होंगी आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बिजनेस के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो भी है, यानी कि बिजनेस कहां कहां से फाइनेंस अरेंज कर सकता है। शेयर्स ऑप्शन होता है उनके पास, डिबेंचर्स होते हैं, लोन ले सकते हैं, बोरिंग्स कर सकते हैं। इन सारी चीजों से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कैश का फ्लो होगा, चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, वो सारी की सारी आपकी पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। सो बेसिकली ये तीन एक्टिविटीज हैं जिनमें सारी ट्रांजैक्शंस हमने अप्रोप्रिएट की गई हैं, इनमें डिवाइड की गई है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इससे कुछ चीजें समझ में ये आई है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें एक ऐसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी जिससे वो सारी ट्रांजैक्शन शो करनी है हमें जो ट्रांजैक्शंस कैश के फ्लो को शो करेगी, जिनमें कैश का लेन देन हो रहा है। सो बेसिकली नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हमें शो नहीं करनी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होती है किसी भी एंटरप्राइज में जिसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, तो आप मुझे हजारों ट्रांजैक्शंस गिना सकते हो कि ये ट्रांजैक्शंस है जिनमें कैश का फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिनसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे असर नहीं पड़ता, तो वो ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं, आइए एक बार वो देखते हैं। Transactions which do not affect the cash flow statement. वो ट्रांजैक्शंस जिनसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कौन कौन सी है। अगर सिंपली हम बात करें तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ये तो कॉमन चीज होगी भाई, जो चीज उधार ली गई जिसमें कैश का कोई लेन देन नहीं है तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई जगह नहीं है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडेड है लेकिन फिर भी उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। वो ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर बात करें कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक,
कैश withdrawn from the bank, purchase of marketable securities and sale of marketable securities. अगर हम बात करें तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। एक चीज यहां पे ध्यान रखने की ये है कि हम फ्लो किस चीज का देखेंगे, हम फ्लो देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। तो यहां पे जब कैश डिपॉजिट करवाया है, यानी कि यहां पे दो चीजें इंक्लूडेड है। एक तो कैश, एक बैंक में पैसा जमा करवाया है तो बैंक डिपॉजिट, कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया तो कैश का फ्लो कौन सा है, ये अगर हमारी कंपनी है मान लीजिए, तो यहां से पैसा गया है, ये बैंक है, बैंक में पैसा गया है तो कैश आउटफ्लो, यानी कि कैश हमारा कम हुआ है। लेकिन जब बैंक डिपॉजिट्स क्या हुए हैं, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज। और जब हम बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, तो उसमें दोनों भी, और जो कैश डिपॉजिटेड बैंक है वो भी, कैश का अमाउंट कम हुआ है, दूसरी तरफ उतने से ही बैंक का अमाउंट कम हुआ था, डिक्रीज हुआ था, वो अब जब बैंक में पैसा जमा हो गया, यानी कि 10,000 रुपए मान लीजिए हमने, वही 10,000 रुपए का डिपॉजिट इंक्रीज हो गया, यानी कि कैश तो कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो गए। सो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा, कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक डिपॉजिट्स तो कम होंगे, जब कैश का बैलेंस भी तो बढ़ जाएगा, सो वो इफेक्ट देखें। परचेज मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने पढ़ा है कि कैश, यानी कि ये ऐसी सिक्योरिटीज है विच आर रेडी टू बी सोल्ड, सकते हैं, हाईली लिक्विड है। तो जब हम कि कोई भी एंटरप्राइज मार्केटेबल सिक्योरिटीज को परचेज करेगी, फ्लो होता है, तो कैश का तो आउटफ्लो होगा, बट सो वो इफेक्ट भी नलिफाई हो गया। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, दोबारा से बताओ। फोर्थ पॉइंट है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कि जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचा तो कंपनी में कैश आया, कैश का इनफ्लो हुआ, बट मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच आर पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स वो डिक्रीज हो गए, सो इफेक्ट फिर से नलिफाई हो गया। सो ये कुछ ट्रांजैक्शंस है, ये ध्यान रखनी जरूरी है जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि इन ट्रांजैक्शन से कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो एक बार चैट में बताएं। क्लासिफिकेशन के बाद दोबारा बता दूं, मतलब कि ये ट्रांजैक्शंस दोबारा से बता दो जिनसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूं, एक सेकंड। चलो मैंने ये बताया था, जब क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने बताया तो मैंने आपको ये बताया था कि 3 एक्टिविटीज में क्लासिफाई की जाएंगी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मेरे ख्याल से वो पोर्शन आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं भी आया तो जब लास्ट पार्ट करेंगे तब उसको और अच्छे से समझ लेंगे। फिर बात आई थी यहाँ पे
इस टॉपिक में मैंने आपको यह बताया था कि बेसिक जो हमने अब तक पढ़ा है उससे हमने ये समझा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल और केवल वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी जिनसे कैश का फ्लो हो रहा है, यानी कि बेसिकली वो चीजें रिकॉर्ड होंगी जो कैश पे इंपैक्ट कर रही है, चाहे कैश इंक्रीज हो चाहे कैश डिक्रीज हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे कैश पे इंपैक्ट होता है, कंपनी या बिजनेस में कौन कौन से ऐसे लेन देन होते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, तो आप मुझे शायद हजारों ट्रांजैक्शंस बता दोगे कि सर ऐसे तो हजारों लेन देन होते हैं जिसमें कैश का इंपैक्ट होता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनसे कैश पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, या इनडायरेक्ट वे में मैं बोलना चाहूं तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो वो ट्रांजैक्शंस लिमिटेड है, तो वो जानना भी जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है विच डू नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे असर नहीं डालती। सबसे पहले तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब आपको पता है कि जो भी लेन देन उधार में किया जाए जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो, तो भाई उधार में किया है, कैश का कोई लेन देन है ही नहीं, तो वो चीज रिकॉर्ड नहीं होगी। ये कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कैश तो इन्वॉल्व है लेकिन फिर भी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? पहली स्टेटमेंट बात करें, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। बैंक में जो पैसा जमा करवाया, तो मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की थी कि ये मेरी कंपनी है, हालांकि बहुत ही बेकार सी कंपनी बन गई, और ये जो है बैंक है, ठीक है, बैंक मान लीजिए एसबीआई है। हमने कंपनी से 10,000 रुपए निकाल के बैंक में जमा करवा दिए। सो क्या हुआ? कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। तो आपके माइंड में सवाल आएगा, सर ये तो कैश डिक्रीज हो गया, इसे तो रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन देखो, जब ये कैश डिक्रीज हुआ है तो बैंक डिपॉजिट भी तो इंक्रीज हुए हैं, और बैंक डिपॉजिट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। इसलिए मैंने जब आपको स्टेटमेंट बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि कैश जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। हमें कैश को एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में समझना है जिसमें कुछ कैश इक्विवेलेंट्स भी जुड़े हुए होते हैं। सो जब 10,000 रुपए से कैश कम हुआ है तो 10,000 रुपए से बैंक डिपॉजिट्स भी बढ़ गए हैं। सो जो वो इफेक्ट है वो नलीफाई हो गया। हम देखें तो 0 रुपए का इनफ्लो आउटफ्लो हो गया, जितने से पैसा कम हुआ उतने से ही बढ़ गया। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। जब बैंक से पैसा विड्रॉ करवा लिया तो कंपनी में तो पैसा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, बट बैंक बैलेंस भी तो कम हो गया, विच इज अ पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट। सो फिर से वो इफेक्ट नलीफाई हो गया। थर्ड चीज देखें, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को मैंने आपको कैश इक्विवेलेंट में समझाया था। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर दो सिक्योरिटीज विच आर रेडी टू बी सोल्ड, जो बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यानी कि जिनको बहुत जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीदेंगे तो कैश कम होगा। कोई भी चीज खरीदते तो पैसा जाता है, कम होता है, बट कैश इक्विवेलेंट्स भी तो बढ़ रहे हैं। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की जब बात करते हैं तो उसमें इफेक्ट क्या पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। एक चीज कम हुई तो दूसरी चीज बढ़ी है। सिमिलरली लास्ट पॉइंट है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेची तो कैश का इनफ्लो हुआ, बट उतने ही अमाउंट से मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कम हो गई। सो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे असर नहीं डालती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर पहली बार में नहीं लिया था। और अब तक हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन का। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं, नहीं है तो एक बार कमेंट में बता दें कि सर क्लियर है, और नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर दो। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। एक बार कमेंट कर दें अगर क्लियर है तो, कि क्लियर एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम पड़ रही है। क्लियर है तो चलिए इसको रब करके
आज हम कोशिश करेंगे इसकी थ्योरी कवर कर लें, ताकि जब एक बार बेस तैयार हो जाए अच्छे से तो प्रैक्टिकल पोर्शंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं फिर हम। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के? भाई क्या मकसद है मेन? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है मेन? सो बेसिकली हम तीन ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे इसके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सो मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है, टू असरटेन द सोर्सेस and sources of cash पहला पॉइंट ये पता लगाना है कि जो कैश है वो कहां से बिजनेस में आ रहा है और उसको खर्च कहाँ किया जाएगा। सो जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तैयार किए जाएंगे उनसे पता लग जाता है कि की एरियाज कौन कौन से हैं जहां से कैश जनरेट हो रहा है, की एरियाज कहाँ है जहां पे कैश ज्यादा खर्च हो रहा है। सो पहला मेन पॉइंट तो ये पता लगाना है कि कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे खर्च हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, to ascertain the net change in cash and cash equivalents। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट यही तो आएगा कि कैश का कितना इनफ्लो हुआ है या कैश का कितना आउटफ्लो हुआ है फ्रॉम द एंटरप्राइज। सो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही हो गया, टू असर्टेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में चेंज कितना आया है। थर्ड पॉइंट, टू मेक appropriations of cash and cash equivalents under operating activity, investing activity and financing activity। सो मेन तीन ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया है, दूसरा डिस्कस कर लिया है, तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक मेन मकसद ये होता है कि हम जितना भी कैश का चेंज हुआ है उसे हम तीन हेड्स में अप्रोप्रिएट कर सके, तीन हेड्स पे पता लगा सके कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ज्यादा कैश का फ्लो हुआ है या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से ज्यादा कैश का फ्लो हुआ है या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से ज्यादा कैश का फ्लो हुआ है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए बिजनेस में हर बार कैश आए वो जरूरी नहीं है कि एंटरप्राइज के लिए, बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो। मैं अगर आपसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए बिजनेस में 1 लाख रुपए आए हैं। अब ये एक अधूरी स्टेटमेंट है कि 1 लाख रुपए आए हैं, ये तो मैंने बता दिया ये पॉइंट कि नेट चेंज कितना आया है। अब मैं स्टेटमेंट को पूरी करता हूं कि 1 लाख रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आए हैं, ए केस। बी केस, 1 लाख रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो भी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दो केसेस हैं, यानी कि बिजनेस में 1 लाख रुपए आए हैं। एक केस तो ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए आए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यानी कि गुड्स को सोल्ड करके, जो उनका मेन काम है बेचने का गुड्स को। दूसरा केस ये कह रहा है कि 1 लाख रुपए आए हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स थे उनको बेचा गया तब 1 लाख रुपए आए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा केस बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, 1 लाख रुपए तो दोनों में आए हैं, लेकिन क्या केस ए बेनिफिशियल है
जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आया है, या केस बी बेनिफिशियल है जब फिक्स एसेट्स को बेचने से पैसा आया है? एक बार कमेंट में बताएं, ए केस बेनिफिशियल है या बी केस बेनिफिशियल है? अगर कंपनी से नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देके बता दूं आप लोगों की। मान लीजिए आपको जो भी आप काम करते हैं उससे 1 लाख रुपए कमाए हैं आपने, या फिर आपने अपना घर बेच दिया उससे 1 लाख रुपए कमाए हैं, कौन सा केस बेनिफिशियल है? ए केस, ए केस। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि तीसरा ऑब्जेक्टिव यही पता लगाना है कि कैश का फ्लो तो हो रहा है लेकिन हो किस एक्टिविटी से रहा है। अब यहां पे आपने मुझे बता दिया कि केस ए बेनिफिशियल है। अगर ये काम कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं करता, सिर्फ सेकंड पॉइंट तक होता, तो हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिलती कि 1 लाख रुपए का कैश का इनफ्लो है, उससे हम इस तरीके से प्रिज्यूम कर सकते थे कि ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हमने 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया तो पता लगा कि वो हो सकता है बेनिफिशियल हो भी। अब फिक्स एसेट्स कब बेचनी पड़ती है? मजबूरी में बेचनी पड़ती है, विच इज नॉट अ गुड इंडिकेटर फॉर एनी एंटरप्राइज। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। आपने आंसर किया तो मुझे ये श्योरिटी भी मिल गई कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अब मेरिट्स के पॉइंट पे चलते हैं, एक बार मैं इसको रब कर दूं। अब हम मेरिट्स डिस्कस करेंगे इसके। मेरिट्स या फिर इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस कुछ कह लीजिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग तो आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ ही चुके हैं। प्लानिंग का मतलब फ्यूचर के लिए पहले से तैयारी कर लेनी। किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में कहाँ कहाँ जो कैश है वो खर्च हो सकता है, और फ्यूचर में कहाँ कहाँ से कैश आ सकता है, यह है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो मेरिट्स की अगर बात करें तो पहला मेरिट है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या मदद करता है? इट इज यूजफुल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनती है तो वो एक ट्रेंड शो कर देता है बिजनेस को कि बेसिकली पैसा कहां से ज्यादा आता है, कहां खर्च होता है। सो ये जो ट्रेंड तैयार कर दिया, ये ट्रेंड हेल्पफुल होता है फ्यूचर के एस्टिमेशंस के लिए। इनकी मदद से फ्यूचर में एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि भाई पिछले कुछ सालों से हमें कैश इस एक्टिविटी से ज्यादा मिल रहा है, तो होपफुली फ्यूचर एक्टिविटीज में भी इस एक्टिविटी से ज्यादा मिलेगा। टाइम पीरियड की बात होती है, कई बार ये होता है कि पूरे साल में कुछ 2-3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से वो ट्रेंड पता लग जाता है कि मान लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने में कैश की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले से प्लानिंग की जाएगी कि इन 3 महीने में कैश की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो पहले से कैश अरेंज कर दिया जाएगा उस चीज के लिए। सो बेसिकली फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं कैश से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन शुरू में कर दी जाए, इस चीज के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही हेल्पफुल होता है। सेकेंड पॉइंट देखे क्या है? यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। कैश बजट बनाने के लिए भी बहुत यूजफुल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सवाल आएगा कैश बजट क्या होता है, तो पहले कैश बजट का ही मतलब समझ लेते हैं। देखिए एक तो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्सेस
कैश बजट। क्या डिफरेंस है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट पीरियड, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो तैयार की जाती है वो उन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करती है जो पहले हो चुकी हैं, यानी कि जो चीजें पहले परफॉर्म कर दी जा चुकी हैं, जो ट्रांजैक्शंस पहले से हो चुकी हैं, उन चीजों को रिकॉर्ड करती है, यानी कि पास्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो पहले के समय में हो चुकी है। जबकि अगर हम बात करें कैश बजट की, तो ये फ्यूचर पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। देखिए बजट शब्द जो है, बजट वर्ड का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। बजट क्या होता है? बेसिकली हम अपने घर के लिए भी बजट बनाते हैं, ठीक है। हमारे घर में बजट बनता है, वो किस प्रकार से बनता है कि हम फ्यूचर का एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई आने वाले महीने में 20,000 रुपए की इनकम होगी, 20,000 रुपए में से 5,000 रुपए जो है फीस के जमा करवाने हैं, 4,000 रुपए दूध का जो है वो पेमेंट करनी है, केबल का बिल देना है, सब्जी का खर्चा है। ये चीजें क्या है? ये बजट प्रिपरेशन करना है कि पहले से एस्टिमेट लगाना कि पैसा कितना आएगा और कितना खर्च होगा। सो कैश बजट का मतलब क्या है कि कैश की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी फ्यूचर में, उस चीज को पहले से असरटेन करना। सो ये किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? फ्यूचर पीरियड के लिए, कि फ्यूचर में कैश का क्या क्या इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल फ्लो को शो करता है, कैश बजट एक्सपेक्टेड फ्लो को शो कर रहे हैं कि ये हो सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अगर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च के अकाउंट्स बना रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 31 मार्च को प्रिपेयर की जाएगी। जबकि कैश बजट स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि एस्टिमेट लगा रहे हैं ना फ्यूचर के लिए, तो एस्टिमेट प्लानिंग तो स्टार्टिंग में ही की जाती है। सो बेसिक डिफरेंस ये है। होपफुली आपको इनका मतलब समझ में आया होगा कि कैश बजट तो फ्यूचर के एस्टिमेशन लगाने से है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब जो चीजें हो चुकी हैं उन्हें रिकॉर्ड करना। सो कैश बजट इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्लानिंग रिलेटेड टू द कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कितना होगा वो। चलिए अब जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे उस पर चलते हैं, अगर आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो गया हो तो। सो सेकंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट, कैश बजट को प्रिपेयर करने में मदद करता है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे? ये पॉइंट हमने अभी तो डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स में कि कैश बजट भी तो प्लानिंग है। जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ये ऊपर वाला पॉइंट भी पढ़ा था, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। कैश बजट फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हम कोई भी चीज फ्यूचर के लिए किस बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हैं? हम पास्ट एक्टिविटीज से तो प्रिपेयर करते हैं। अगर मैं बात कर रहा था घर की बजट बनाने की, तो घर का बजट जो आप तैयार कर रहे हो वो किस बेस पे तैयार कर रहे हो? कि पहले जो जो खर्चे होते रहे हैं आपके, पहले जो इनकम होती रही है। तो सिमिलरली कैश बजट बनाने के लिए हमें पहले का डाटा चाहिए होता है, पहले के ट्रेंड्स जानने जरूरी होते हैं कि पहले किन किन चीजों में खर्चा हुआ है, किन किन चीजों से जो है कैश का जनरेशन हुआ है। उसी के बेसिस पे कैश बजट तैयार किया जा सकता है, उसी के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कैश की रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ होंगी। सो ये जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो बेस चाहिए कैश बजट को प्रिपेयर करने के लिए, ये बेस कहां से प्रोवाइड होगा? दिस बेस इज प्रोवाइडेड बाय द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ये इसकी सेकेंड मेरिट है, दैट इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। थर्ड पॉइंट देखेंगे। अब तक हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, सेकेंड यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है आपका इसमें पेमेंट ऑफ। उससे पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, कंपैरिजन विद कैश बजट।
आपने शायद से बिजनेस स्टडीज में कंट्रोलिंग का चैप्टर पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो ये टॉपिक समझ पाएंगे आप अच्छे से, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए, हम कुछ भी एक तो एस्टिमेशन लगाते हैं, फिर हम जब उसके एक्चुअल रिजल्ट आता है तब उसके साथ कंपेयर करते हैं ये देखने के लिए कि हमने जो एस्टिमेशन लगाया था वो ठीक था या नहीं था, या फिर हमने जो एंटिसिपेट किया था उसके अकॉर्डिंग हमने काम कर पाए या नहीं कर पाए। जैसे कि आप जनरली अपने एग्जाम्स में करते हैं, एग्जाम से पहले आप एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई इस एग्जाम में मुझे कम से कम 90% लेके आने। फिर जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में मान लीजिए आपके 85% आ गए, तो वो क्या है, वो एक्चुअल रिजल्ट है। सो आप एक्चुअल रिजल्ट को जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसके साथ कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर करते हैं? ये देखने के लिए कि क्या आपने जो उम्मीद की थी वो ज्यादा तो नहीं कर ली थी, या फिर आपने जो एक्सपेक्ट किया था आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्चुअल एफर्ट्स डाले या नहीं डाले। सो ऐसा ही पॉइंट ये है। कैश बजट बेसिकली क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को शो कर रहा है, फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती है वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल रिजल्ट को शो कर रहा है। तो जब कैश बजट प्रिपेयर कर दिया स्टार्टिंग में और एंड में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होंगी, यानी कि ये तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल रिजल्ट है, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि क्या हमने कैश बजट का प्रोजेक्शन गलत तो नहीं कर दिया था, या फिर ये देखने के लिए कि इस साल जो हमने एक्टिविटीज की क्या वो एफिशिएंट तरीके से की या नहीं की, कहीं हमने इनएफिशिएंसी तो नहीं बरत ली जिसके कारण जो हमने प्रोजेक्टेड कैश का फ्लो देखा था उतना कैश का फ्लो नहीं हो पाया। सो बेसिकली डेविएशंस को पता लगाने के लिए ये कंपैरिजन किया जाता है ताकि फ्यूचर करेक्टिव एक्शंस लिए जा सके। सो ये 3 पॉइंट है। इसी के साथ एक पॉइंट आता है, इट एक्सप्लेन्स द डेविएशंस फ्रॉम अर्निंग। ये ऊपर वाले पॉइंट का ही कंटिन्यूइंग पॉइंट है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो डेविएशंस दो तरीके से पता लगाया जा सकता है। एक डेविएशंस तो हो गया एक्चुअल रिजल्ट में और एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में। यहां पे डेविएशन की बात हो रही है अर्निंग से। अर्निंग क्या है? देखिए, अर्निंग का मतलब है बिजनेस एंटरप्राइज की कमाई कितनी हुई है, वो उसकी अर्निंग है। अब पता चलता है कि अर्निंग और कैश दोनों में अंतर है, यानी कि किसी भी एंटरप्राइज के लिए हो सकता है अर्निंग तो हो 1 लाख रुपए की, लेकिन क्या वो सारी की सारी अर्निंग कैश में कन्वर्ट हो पाई या नहीं हो पाई। जैसे कि मान लीजिए कोई एंटरप्राइज है, वो सेल्स कर रही है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की सेल्स कर दी। अब ये 1 लाख रुपए क्या है? एंटरप्राइज के लिए अर्निंग ही तो है, उसकी कमाई है। लेकिन ये सेल्स भी तो दो टाइप की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अब मान लीजिए कैश सेल्स 80,000 के थे, क्रेडिट 20,000 के थे, तो कैश जनरेशन कितना हुआ 1 लाख की कमाई में से? केवल 80,000 का। तो जो 20,000 का डेविएशन है, ये अंतर है, ये किससे पता चला हमें? ये पता चला जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाई जिसमें हमने इसे इंक्लूड नहीं किया, तब पता चला कि टोटल कमाई तो 1 लाख की थी लेकिन कैश का जनरेशन केवल और केवल 80,000 का हुआ था। सो तीसरा मेरिट इसका ये होता है। एक बार मैं इसको रब कर दूं, फिर आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, मेरिट्स इसके क्या क्या हैं। ये हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था। हेल्पफुल इन असरटेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि जो कैश का फ्लो हो रहा है, जो नेट चेंज हो रहा है, वो किस किस एक्टिविटीज से कितना कितना हो रहा है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना है।
और ये जानना क्यों जरूरी है हमने अभी डिस्कस किया था, जब मैंने आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है किसी भी एंटरप्राइज को, वो होता है कि उसे कितना डिविडेंड पे करना है किसी भी एंटरप्राइज को, क्योंकि जो भी डिविडेंड की पेमेंट होती है वो 5 दिन पहले जो है ना डिपॉजिट करवानी पड़ती है। डिक्लेरेशन पहले किया जाता है डिविडेंड का, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एकदम से डिविडेंड पे कर दिया शेयर होल्डर को। डिविडेंड का मतलब आपको पता है जो शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। अब डिविडेंड ऐसा नहीं होता कि एकदम से किसी भी शेयर होल्डर को पे कर दिया, पहले उसकी डिक्लेरेशन होती है, फिर उसके बाद डिविडेंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसमें 5 दिन के अंदर उसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। सो एक किस्म से ये एडवांस प्रिपरेशन होनी जरूरी होती है डिविडेंड की। तो ये एडवांस प्रिपरेशन तभी होगी जब पता होगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है डिविडेंड के लिए कैश की, और कितना कैश अवेलेबल है एंटरप्राइजेस के लिए। सो ये रिक्वायरमेंट ऑफ कैश एंड सोर्सेज ऑफ कैश ये कहां से पता चलता है? ये कहां से पता चलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है डिविडेंड डिसीजंस लेने के लिए। लास्ट पॉइंट है टेस्ट फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। मैनेजर समय समय पे कुछ कुछ डिसीजंस लेते रहते हैं, जैसे कि डिसीजन हो गया कि कौन सा सोर्स यूज करना है क्या फाइनेंस के लिए, या और भी दूसरे डिसीजंस लेने जरूरी होते हैं। सो उनका डिसीजंस एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट रहा, ये पता लगाने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है, ताकि हमने जो ऊपर के पॉइंट्स पढ़े हैं जिसमें पता चला था कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्चुअल रिजल्ट्स के बराबर हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हो पाता तो ये क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है कि इनएफिशिएंसी है, यानी कि जो हमने टारगेट्स अचीव किए अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसीजंस मेकिंग में कुछ दिक्कत है, डिसीजंस मेकिंग में इनएफिशिएंसी है। सो बेसिकली मैनेजर जो भी डिसीजंस ले रहा है वो एफिशिएंट रहे या इनएफिशिएंट रहे, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये भी पता लगाने में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हेल्पफुल होती है। सो अब तक हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, मेरिट्स देख लिए, अब हम देखेंगे डीमेरिट्स। एक बार मुझे फिर से कमेंट करके बताएं कि जो टॉपिक्स चल रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ये टॉपिक्स क्लियर है तो फिर हम डीमेरिट्स पे चलें। चलिए, तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लिमिटेशन स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। देखिए, इसके मेरिट्स तो हमने देख लिए, फायदे तो देख लिए, हर चीज के कुछ मेरिट्स होते हैं कुछ डीमेरिट्स होते हैं। फायदे देख लें, इसकी कुछ कमियां भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे बड़ी कमी तो यही होगी कि इट इज बेस्ड ऑन द कैश बेसिस, यानी कि कैश बेसिस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो कि कैश से रिलेटेड है। सो इसका मतलब इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को ये शो नहीं करता, इसके कारण एंटरप्राइज की असल तस्वीर सामने नहीं आती। इट डज नॉट डिपिक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ द एंटरप्राइज। उसकी टोटल परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्योंकि जब हम उसकी टोटल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें कैश एज वेल एज नॉन कैश दोनों ही चीजें तो इंक्लूडेड होती है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड है।
तो पहली सबसे बड़ी कमी इसकी ये होगी कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं करता है। सेकंड पॉइंट, नॉट suitable for judging liquidity. लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे ऑफ डेट्स। जब हम बात करते हैं कोई भी एंटरप्राइज कितना लिक्विड है कितना लिक्विड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो कैश या ऐसी चीजें जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके। सो जब लिक्विडिटी की बात करते हैं तो लिक्विडिटी में सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से तो नहीं होते भाई, सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से थोड़ी होते हैं जिनको बेच के डेट्स को पे ऑफ किया जा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म एसेट्स भी तो होती हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करते हैं। बाकी चीजें जिनकी लिक्विडिटी होती है, जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने से ज्यादा का समय लगता है, वो चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी एंटरप्राइज की लिक्विडिटी की, तो उसमें लिक्विडिटी एक एग्रीगेट वर्ड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देख रहे कि 3 महीने की कितनी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ करने की कितनी क्षमता है उसके पास। सो ये पूरी लिक्विडिटी शो नहीं करती। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें किसी भी एंटरप्राइज की टोटल लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता चलता, एक अधूरी तस्वीर प्रेजेंट करती है ये इसकी दूसरी लिमिटेशन थी। थर्ड पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। ये टर्म तो आपने 11th की जो पहला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि एक लिमिटेशन अकाउंटिंग की होती है कि इसमें विंडो ड्रेसिंग की पॉसिबिलिटी होती है। वही पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अकाउंट्स को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए ताकि जो ट्रू पिक्चर है एंटरप्राइजेस की वो शो ना हो पाए, असल तस्वीर शो ना कर पाए, यानी कि जो असल रिजल्ट्स हैं वो शो ना किया जाए। जनरली अकाउंट्स में जो है ना वो विंडो ड्रेसिंग की जाती है ताकि टैक्स एवेजन किया जाए, टैक्स से बचने के लिए। सो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो शो कर रही है, उसकी जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको चेंजेस बहुत आसानी से किया जा सकता है। चेंजेस किस प्रकार से किया जा सकता है? मान लीजिए मैं अब अपने अकाउंट्स को क्लोज करने वाला हूं और मैंने ये देख लिया कि मेरे कैश का आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं एकदम से सेल बहुत ज्यादा कर दूंगा, तो जो इमीडिएट सेल की उससे कैश का इनफ्लो ज्यादा हो जाएगा। सो इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, कैश की ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। सो इससे विंडो ड्रेसिंग की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इग्नोर्स एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग दो कॉन्सेप्ट से की जाती है, एक्यूरल बेसिस पे, कैश बेसिस पे। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कैश बेसिस को इंक्लूड करती है, कैश बेसिस को इंक्लूड करती है। इसका मतलब जो एक बहुत ही बुनियादी नियम है अकाउंट्स का कि एक्यूरल बेसिस पे होना चाहिए, उसको इग्नोर कर देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं इसका लास्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? जो बिजनेस के इनकम को शो करती है कि उसके कितने इनकम है, कितने एक्सपेंसेस है। ये इनकम स्टेटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है, उसका विकल्प नहीं है। उसका विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में काफी चीजें इंक्लूडेड होती है। इनकम स्टेटमेंट में कैश एंड नॉन कैश दोनों चीजें इंक्लूडेड होती है, जबकि हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होती है।
इसलिए हम इसको इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते। जो काम इनकम स्टेटमेंट से होता है वो काम इनकम स्टेटमेंट ही कर सकती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो काम नहीं कर सकती। सो ये थे इसके लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां हैं। हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। लास्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन। एक बार मुझे ये बताएं कि ये लास्ट पॉइंट मैं कंटिन्यू करवा दूं या फिर अगली क्लास में करना है, क्योंकि इसमें 20-25 मिनट और लगेगी। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है, फोन में बैटरी अवेलेबल है तो बताएं। करें एक बार रिप्लाई। आपकी बैटरी तो खैर चार्ज होगी, मुझे पता है। मैं फोन की बैटरी की बात कर रहा हूं। फोन में बैटरी और डाटा अवेलेबल है तो टॉपिक करवाऊं मैं। बैटरी भी है, चलिए इसका मतलब करवा दूं। एक दो बच्चे और रिप्लाई करें, नेहा, श्वेता, नैन्सी। इंटरेस्ट रहता है सर इनका, करा दो। चलो तो बहुत अच्छी बात है। क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो 3 एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया गया, ये हमने पहले पढ़ लिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेसिक मतलब मैंने बता दिया था, एक बार फिर बताता हूं, फिर हम एक एक करके देखेंगे इन एक्टिविटीज में कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिनसे कैश का फ्लो होता है। जब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जो बिजनेस की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। यानी बिजनेस का जो मेन काम है, मेन धंधा जो है उसका, उससे होने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी इंक्लूडेड होंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो पहले